नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अर्ध प्रेत एक रहस्य का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आप सभी इस कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पार्ट 2 अर्ध प्रेत एक रहस्य का। चिड़िया और सभी आदमी गायब हो गए। यह देख रोहन की जान में जान आई। वह भगवान को धन्यवाद करने लगा कि आज उन्होंने उसे बचा लिया। फिर वह पूरी तरह से डरा हुआ अपने घर की तरफ भागने लगा। वह भागते हुए सोचे जा रहा था कि आखिर कौन थी वह चिड़िया और कौन वह सभी आदमी जो मुझे मारने की फिराक में थी, और ऐसा क्या देख लिया कि वह सभी पलक झपकते ही गायब हो गए। मुझे जरूर घर वालों को यह जाकर बताना चाहिए। और इधर घर में काफ़ी देर से बिजली न होने के कारण सभी लोग परेशान होने लगे। रोहन का भाई अंश उसे कमरे की तरफ जाने लगा जहां वह मेन बोर्ड था। उसने सोचा कि वहीं से कुछ खराबी हुई होगी। उसने एक मोमबत्ती जलाई और चल दिया। वह जैसे ही दरवाजे के पास गया कि तेजी से हवा बहने लगी। उसकी मोमबत्ती हवा के कारण बुझ गई और दरवाजे भी अपने आप खुल गया। अंधेरा होने के कारण उसे यह नहीं दिखा कि दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। उसे लगा कि घर का ही कोई आदमी दरवाज़ा बंद करना भूल गया होगा। इसलिए वह कहने लगा, ये घर के लोग भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गए हैं। पता नहीं किसी नशे में रहते हैं जो दरवाज़ा बंद करना भी याद नहीं रहता इन्हें। उसने फिर से मोमबत्ती जलाई और अंधेरे में हर चीज़ को छूकर बड़ी सावधानी से चलने लगा। तभी उसका हाथ मैन बिजली के बोर्ड पर गया। उसने देखा कि बोर्ड का एक तार जला हुआ है। वह उसे ठीक करने लगा कि तभी तार अपने आप उसके हाथों में बंधने लगा। वह तुरंत ही अपना हाथ तारों से छुड़ाने लगा, लेकिन तार देखते ही देखते उसके पूरे शरीर पर कसकर बंध गया। उसने बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला कि तार का एक बड़ा सा गोल उसके मुंह में भी घुस गया। अब वह तड़पने लगा। वह किसी को बुलाता भी तो कैसे। उसका मुंह तार से जो बंद था, उसके पूरे शरीर पर बंधे तार उसे जकड़ने लगे और उसने वही दम तोड़ दिया। और इधर काफ़ी देर से बिजली न होने के कारण रोहन के माता पिता को भी बहुत गर्मी लग रही थी। उसके पिता उसकी मम्मी से बोले, जाओ जरा देख कर आओ तो आखिर क्या मामला है जो बिजली इतनी देर से बिगड़ी पड़ी है। जरूर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। फिर वह कमरे की तरफ जाने लगे। जाते हुए वह मन में बोल रहे थे कि अंश और रोहन तो बगैर पंखे के ही एक मिनट भी नहीं रह पाते। आखिर क्या हो गया इन दोनों को, जो एक बार चेक करने भी नहीं गए कि कहीं कोई तार वार तो नहीं जल गया। उन्होंने दोनों को आवाज़ लगाई मगर कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें लगा कि हो सकता है कि दोनों गहरी नींद में सो रहे होंगे, इसलिए मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं ही जाकर देख लेता हूँ। वह कमरे में गए और मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। बोर्ड की तरफ बढ़े तो देखा कि नीचे अंश तारों में लिपटा बेसुध पड़ा है। वह घबरा गए। वह अंश को उठाने लगे, मगर अंश उठता तब जब वह जिंदा रहता। उन्होंने उसके नाक पर हाथ रखा तो देखा कि इसकी सांसें तो चल ही नहीं रही हैं। वह जोर जोर से रो रो कर कहने लगे, बेटे तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अंश की माँ, रोहन, आदिति, इधर आओ, देखो अंश को क्या हो गया। उसकी आवाज़ सुन माँ और आदिति उनके पास पहुंची। अंश को इस हालत में देख वह दोनों भी रोने लगीं। पिता ने देखा कि रोहन तो यहाँ है ही नहीं। वह उसकी माँ से पूछने लगे, रोहन कहाँ है? अपने कमरे में होगा, माँ ने जवाब दिया। जब कमरे में है तो यहाँ क्यों नहीं आया? रोहन, रोहन हो, इधर आओ, देखो तुम्हारी भाई की सांसें नहीं चल रही हैं, हॉस्पिटल लेकर जाना है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। इसे डैडी, इन्हें अस्पताल ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, यह अब नहीं रहे। यह कहते हुए आदिति भी रोने लगी। इधर रोहन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो घरवालों के रोने की आवाज़ उसे सुनाई देने लगी। वह झटपट अंदर गया तो देखा कि उसका भाई अंश जमीन पर लेटा हुआ है और उसके माता पिता और बहन सभी रो रहे हैं। वह पिता के पास गया और पूछने लगा, अंश को क्या हुआ डैड? और आप लोग रो क्यों रहे हो? पता नहीं बेटे, मैं भी जब यहाँ आया तो देखा यह यहाँ ऐसी हालत पे पड़ा है और पता नहीं इसके बदन पे ये तार कहाँ से आया।
पिता ने कहा। तभी जमीन हिलने लगी और पूरे घर में रोशनी फैल गई। दादाजी के उस खुफिया दरवाजे में से आवाज़ आने लगी कि तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। तुम सब ने उस किताब को छूकर बहुत बड़ी गलती की है। फिर भयानक हंसी के बाद वह आवाज़ फिर बंद हो गई। इसके बाद घर में आग की तेज लपटें उठने लगीं, धीरे धीरे करके जलने लगा। सब लोग परेशान होने लगे। रोहन ने कहा, आप तीनों लोग घर के बाहर जाइए। नहीं बेटा, तुम भी साथ में आओ, उसकी माँ ने कहा। रोहन बोला, माँ मैं अंश को लेकर आता हूँ। पिता बोले, बेटा हम तो अंश को पहले ही खो चुके हैं, अब तुम्हें नहीं खोना चाहते। अब तो भगवान ने उसे उठा ही लिया है। उसे बचाने में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। रोहन बोला, अंश का उचित विधि विधान से अंतिम संस्कार भी तो करना होगा, तभी तो इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। पिता बोले, बेटा जब अंतिम संस्कार करने के लिए हम लोग बचेंगे तब ना, इसलिए इसकी फिक्र छोड़ो और बाहर आओ। सभी लोग बाहर आकर खड़े हुए थे कि रोहन को छोड़ उसकी माँ, उसके पिता और उसकी बहन तीनों घर की तरफ खींचे जाने लगे, जैसे कोई शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। रोहन तीनों को बचाने के लिए आगे बढ़ा कि कुछ ही पल में तीनों घर और दरवाज़ा बंद हो गया। रोहन पूरे बल के साथ दरवाज़ा पीटने लगा। जब इतने से काम ना बना तो बगल में रखे ईंट से भी दरवाज़ा तोड़ने लगा, लेकिन दरवाज़ा ना टूटा। आग की लपटें और तेज बढ़ने लगीं। वह पीछे हट गया और देखते ही देखते घर पूरी तरह आग के हवाले हो गया और उसके हाथ लगे सिर्फ और सिर्फ खून के आंसू। अपने माँ बाप भाई बहन को खोने के बाद रोहन अकेला हो गया था। वह हर वक्त सिर्फ गम में डूबा रहता। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वह दिन भर बस इधर उधर घूमता ही रहता। घूमते घूमते वह शहर से दूर यह गांव में आ गया था, भीख के तौर पर। जो कोई उसे कुछ दे देता वह हंसी खुशी ले लेता। एक शाम वह ऐसे ही जंगल में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि एक लड़की नदी के किनारे घड़े में पानी भर रही है। वह देखने में बहुत ही सुंदर था। काले काले बाल, गोरा चेहरा और कोमल जैसा खिला हुआ उसका चेहरा रोहन को उसकी तरफ आने के लिए मजबूर कर दिया। रोहन उस लड़की के नज़दीक गया और बोला, आप इस सुनसान जंगल में अकेली रहती हैं? लड़की उसे देखकर एक पल के लिए डर गई और बोली, आप कौन और मुझसे आपको क्या काम है? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी एक इंसान ही हूँ, बस थोड़ा सा आम इंसानों से अलग, रोहन ने कहा। लड़की ने बड़े अचरज से कहा, मतलब? उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, यही कि जहाँ लोग हमेशा ऐशो आराम में मस्त रहते हैं, ना किसी चीज़ की चिंता, ना किसी बात का डर। लेकिन भगवान को न जाने मुझसे क्या दुश्मनी थी जो उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। क्या एक बात कहूँ? लड़की ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे तुम मुसाफिर होते बहुत चालाक हो, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को बहुत अच्छे से फंसा लेते हो, खासकर लड़कियों को तो और भी। लड़की मुस्कुराहट व्यंग्य बोली, होते होंगे सब, पर मैं उन सब में से नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही जंगल में गुजर रहा था, आपको इस सुनसान जगह देखा तो यही पूछने चला आया कि आप कैसे हैं, लेती हैं इस भयानक जंगल में, और वह भी अकेले। रोहन ने कहा, जी सब यही कहते हैं कि मैं तो यह कह रहा था, वह कह रहा था, आपको मुसीबत में देखा तो आपके पास चला आया। भले कोई मुसीबत में हो या ना हो, फिर भी लोग नई मुसीबत खड़ी करने आ जाते हैं। लड़की बोली, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं, मेरा वह मतलब नहीं है। देखिए, अब आपको साफ साफ बता दूं कि मेरा एक अच्छा खासा परिवार था। घर में आग लगने के कारण सभी लोग के जलने से मौत हो गई और भगवान ने सिर्फ मुझे छोड़ दिया इस गम को जिंदगी भर ढोने के लिए। रोहन ने शांत मन से कहा। बता सकते हैं कि घर में आग कैसे लगी? लड़की ने पूछा। बात बहुत लंबी है, बाद में आराम से बताऊंगा। बस अगर आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो शायद एक दिन और जी जाऊं, रोहन ने कहा। शकल से सच्चे और हताश दिखाई पड़ रहे हैं। खैर, भगवान जाने कि अंदर से कैसे होंगे। कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। इतना कहकर लड़की उसे अपने घर ले गई। रोहन उसके घर के अंदर घुसा तो देखा उसका घर काफ़ी सुंदर सजा हुआ था। तरह तरह के
की मनमोहक तस्वीरें भी थीं। इसी बीच उसने एक भूतिया तस्वीर को देखा जिसमें आधा चेहरा भूत का और आधा इंसान का था और नीचे कुछ अजीब भाषा में लिखा था। तस्वीर को देखने से ऐसा लग रहा था कि मानव सिर्फ उसे ही एकटक देखे जा रही है। उसने लड़की से पूछा, अच्छा ये तस्वीर इतना? कहते ही वह रुक गया क्योंकि उसने देखा था तस्वीर में प्रेत की आंखें खुली थीं, लेकिन वह तो अब बंद हैं। लड़की बोली, इस तस्वीर को मैंने कुछ कारण से यहाँ पर रखा है, बाकी इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। रोहन हड़बड़ाकर बोला, मगर मैंने अभी इस तस्वीर को देखा तो इसमें प्रेत की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन यह तो बंद है। लड़की हंसते हुए बोली, ऐसा तो कुछ नहीं है, यह तस्वीर जब से बनी है इसमें आंखें बंद ही हैं। लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। मगर रोहन बोला, अगर मगर छोड़ो, आओ खाना खा लो। लड़की ने कहा। वह उसे खाना खिलाने के लिए बैठने को बोली। वह बैठकर उस तस्वीर के बारे में ही सोच रहा था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। घर की बनावट पर उसे शक हो रहा था। धीरे धीरे उसे हर चीज़ में एक राज दिखने लगा। फिर खाना खाने के बाद वह उठा और लड़की से बोला, मुझे खाना खिलाने के लिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका पूरी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा। अब मैं चलता हूँ। लड़की बोली, अब शाम हो चली है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी, फिर कहाँ भटकते फिरोगे? भगवान ना करे कोई जंगली जानवर ही मिल जाए तो। जितना दर्द मुझे अपने माता पिता भाई बहन को खोने में हुआ है, इतना दर्द मौत में कहाँ। वैसे अगर आ भी जाए तो अच्छा ही है, कम से कम इस नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा तो मिलेगा। वह बोला, नहीं, ऐसा नहीं कहते। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें आती हैं और जितने भी हमें ठोकर मिलती हैं, वह सब हमें और मजबूत बनाने के लिए ही होती हैं, ताकि हम मजबूत हो सकें और बाद की सभी परेशानियों को डटकर सामना कर सकें। तुम तो मर्द हो, मर्द इतनी जल्दी पीछे नहीं हटते। लड़की ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मुझे नहीं बनाना इतना मजबूत, मुझे अब और नहीं करना परेशानियों का सामना। क्या इतनी मुसीबत, इतनी परेशानियां कम हैं जो भगवान अभी और देने की फिराक में है? उसने उदास मन से कहा, देखो बात मानो, अच्छा मैंने तुम्हें खाना खिलाया, कम से कम इस लिहाज से मेरी बात मान लो और आज रात यहीं रुक जाओ। लड़की बोली। रोहन रुकने से मना करता रहा, लेकिन लड़की ने उसे किसी तरह मना लिया। फिर वह सोने चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख लग गई, उसे कुछ हलचल सी महसूस होने लगी। उसने आंखें खोली तो देखा वह लड़की काली साड़ी पहने जमीन पर बैठी थी। उसके सामने काला जादू करने की कई सामान था। वह कुछ मंत्र बोल रही थी। फिर कुछ देर बाद अपने बालों को खोलकर पागलों की तरह अपना सिर इधर उधर हिलाने लगी। घर के सभी बल्ब कभी जलते तो कभी बुझ जाते। दीवार पर बनी वह तस्वीर जिसे उसने आते ही देखा था, ऐसी लग रही थी कि जैसे उसमें बनी तस्वीर एक जिंदा आदमी में तब्दील हो गई हो। लड़की उस तस्वीर से कह रही थी कि तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम इस तस्वीर में कयामत तक कैद रहोगे। तस्वीर बोली, नादान लड़की, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। जिस दिन मैं यहाँ से आज़ाद हो गया, उस दिन भगवान भी तुझे मेरे कहर से नहीं बचा पाएगा। फिर इस दुनिया पर मेरा ही राज होगा। लड़की गुस्से से बोली, नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद नहीं होने दूंगी, लेकिन अपने जीते जी ऐसी माया रचूंगी कि तू शायद ही फिर कभी यहाँ से आज़ाद हो पाए। तू खुला आसमान और रोशनी देखने के लिए तरस जाएगा। इतना कहने के बाद फिर उसने एक चाकू उठाया और उंगली को थोड़ा काट लिया। उसने गिर रहे खून को दूसरे हाथ में इकट्ठा कर लिया और फिर कुछ मंत्र पढ़कर उस तस्वीर पर फेंक दिया। खून के छींटे पड़ते ही तस्वीर एकदम से शांत हो गई। रोहन लेटे हुए यह सब देख रहा था। लड़की ने अचानक पीछे देखा तो रोहन ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। वह कहने लगी, लगता है इसे यह सभी बातें पता चल गई हैं। अब इसका जिंदा रहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा। रोहन अंदर ही अंदर से डरे जा रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या उपाय अपनाए। लड़की उसकी तरफ आने लगी। रोहन को इतना डर लग रहा था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। तभी लड़की उसके पास आई, उसका गला दबाने लगी। तभी वह उठकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, यह डायन मुझे मार डालेगी। लड़की बगल में सोई हुई थी। वह बोली, क्या हुआ? कौन डायन तुम्हें मार रही है? वह भी इतनी रात को। उसे बिस्तर पर लेटा देख रोहन चौंक गया, मगर उसने अभी देखा था कि वह लड़की उसका गला दबा रही है। उसके दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। फिर आखिर उसके साथ हो क्या रहा है? अरे यह कैसे मुमकिन है? अभी तो तुम मेरा गला दबा रही थी, इतनी जल्दी बिस्तर पर कैसे पहुंच गई? रोहन लड़की से पूछने लगा, क्या मैं तुम्हारा गला दबा रही थी? तुम्हारा होश ठिकाने में है? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? लड़की हैरान होते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, तुम ही मेरा गला दबा रही थी। तुम कोई लड़की नहीं हो, डायन हो, डायन। वह डरते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, हंसते हुए। मुझे तुम्हारी बात पर हंसी भी आ रही है और थोड़ा गुस्सा भी। तुम साफ साफ देख पा रही हो कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं तुम्हारा गला दबा रही थी। लड़की बोली, मुझे नहीं पता कि तुम इतनी जल्दी यहाँ से वहाँ पर कैसे पहुँची, लेकिन वह तुम ही थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वह बोला, देखो तुमने मुझ पर ऐसा संगीन आरोप लगाया, मैं चुप रही। मुझे डायन बोला, मैं चुप रही। लेकिन अब और एक लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारी खैर नहीं। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो कुछ भी देखा वह सब सच नहीं है, क्योंकि तुम सपना देख रहे थे। लड़की बोली, क्या सपना? हाँ, यह सपना ही था जिसे तुम हकीकत मान बैठे। मगर वह तस्वीर, उस तस्वीर को भी ध्यान से देख लो। वह अपनी जगह दुरुस्त है और तुम भी अपनी जगह दुरुस्त हो। जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। अपने मत सोचो। चलेगा, मगर मुझे तो सोने दो। हे भगवान, इतना भयंकर सपना मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। भगवान करे दोबारा देखो भी ना। और बस बहुत हुआ, अब सो जाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैंने तुम्हारी नींद खराब की, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अपनी माफ़ी अपने जेब में रखो और सो जाओ। जी, आप भी सो जाइए। इतना कहने के बाद दोनों सो गए। फिर सुबह हुई। लड़की उठकर घर का कामकाज करने लगी। रोहन अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था। यह देख उस लड़की को बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपने चूल्हे में से थोड़ी सी काली निकाली और उसके चेहरे पर मूछ वगैरह बनाकर उसे जोकर की तरह बना दिया। फिर वह अपने काम में लग गई। रोहन उठा, फिर बाहर थोड़ा टहलने लगा और जब अंदर आया तो देखा कि लड़की उसे देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे देखकर हंस क्यों रही हो? तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा, सच में? जी हाँ, जरा मैं भी आईने में देखूं तो कितना सुंदर लग रहा हूँ आज। इतना कहने के बाद जब वह आईने में अपना चेहरा देखा तो थोड़ा चौंक गया। अरे, मेरे चेहरे पर किसने ये सब कलाकारी कर दी? जरूर यह सब तो तुमने ही किया होगा। मैं क्यों करूँगी भला? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहाना बनाना कोई तुमसे सीखे। यह तुमने नहीं किया तो क्या रात को सपने वाली डायन ने किया? क्या भरोसा, उसने ही किया होगा। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। इतना कहने के बाद उन दोनों में मीठी नोकझोंक होने लगी। जानती हो, जब से मेरा परिवार मुझसे बिछड़ा है तब से मैं बस गम के साए में जी रहा हूँ। लेकिन आज तुम्हारी बदौलत इस मायूस जिसमें थोड़ी खुशहाली पहुंची है। सच कहूँ तो तुम्हारा रूप, तुम्हारे बोलने का लहजा मुझे बिल्कुल सबसे अलग सा लगता है। तुम वाकई बहुत अच्छी हो। रोहन ने कहा, तो इसको हम अपनी बढ़ाई समझें या चापलूसी? लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं जी, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, चापलूसी क्यों करेंगे? हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम लड़के होते बहुत चालाक हो। मीठी मीठी बातें करना और अपनी बातों से लड़कियों को फंसाना तो तुम लोगों के लिए आम बात है। जी नहीं, मैं तो बहुत शरीफ बंदा हूँ। वाह, तुम जैसा शरीफ मैंने आज तक नहीं देखा। फिर दोनों ढेर सारी बातें करने लगे। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लड़की ने कहा। क्या? रोहन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आखिर वह लड़की रोहन से क्या बताना चाहती थी, ये जानने के लिए मेरी ये कहानी अर्धप्रेत की सुनते रहें। धन्यवाद।